हेलो। ये चैप्टर 10 का पार्ट 2 है। हमने चैप्टर 1 में देखा था कि सार कैसे करें। ओके, तो इसे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट के सार संक्षेपण की विधि। सर्वप्रथम ये जान लेना अति आवश्यक है कि किसी गद्यांश के संप्रेषण और सार में अंतर होता है। ओके, संप्रेषण में क्या होता है कि किसी दी हुई सामग्री का संक्षिप्त या छोटा रूप होता है, परंतु सार जो है वो संक्षिप्ण से अधिक छोटा होता है। सार क्या होता है, बहुत छोटा होता है, उससे थोड़ा बड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, संक्षिप्ण बोलेंगे। ओके, सार और सारांश दोनों ही शब्द एक रूप में प्रयुक्त होते हैं। सार बोलो या सारांश बोलो, दोनों सेम है। प्रायः मूल अवतरण से संक्षेपण 1/3 होता है। इसके लिए आप सभी शब्दों को गिनकर उनमें 3 का भाग दे दें और जितनी संख्या आए उतने ही शब्द में अवतरण का केंद्रीय भाव अपनी भाषा में लिख देना चाहिए। कुछ विद्यार्थी अवतरण की कुछ पंक्तियाँ लिखकर समझ लेते हैं कि उनका संक्षेपण या सार तैयार हो गया है ना। एक पैराग्राफ होता है, उसका सार लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ भी ऐसे उठा के छोटा सा लिख देते हैं तो हो गया सार। लेकिन ऐसा नहीं होता, परंतु अवतरण के मूल भावों को जीवित रखते हुए शब्दों को कम करना एक कला है। मतलब जो पैराग्राफ में जो बोला जा रहा है, ठीक है, उसका सार हमें लिखना है, तो पैराग्राफ में जो मेन बात है वो भी आपके सार में आनी चाहिए, राइट, वो मेन है। तो उसकी 2 विधि है, एक तो है त्याग विधि और सेकंड है परिवर्तन विधि। फर्स्ट देखते हैं त्याग विधि क्या होती है। तो इसके अंतर्गत शब्दों को छोड़ना होता है, अर्थात जो शब्द काम के नहीं हैं उन्हें हटा देने पर भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कि जो पैराग्राफ दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है जिसका सार हमें लिखना है, तो उसका जो मूल भाव है, जो वो हमें क्या बोलना चाहता है, ठीक है, वो हमारे सार में वैसे का वैसा ही रहता है। चाहे हम अनुच्छेद में से कुछ भी हटा दें तो उसका अर्थ नहीं बदलता जो हमें वो कहना चाहता है। ओके, तो इसमें लेखक का परिचय, पता आदि नहीं लिखा जाता, ठीक है, नहीं लिखा जाता। किसी बात को यदि उदाहरण आदि देकर समझाया गया है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। यानी कि अनुच्छेद में कोई उदाहरण दिए गए हैं तो उस उदाहरण को लिखना आवश्यक नहीं होगा, केवल मूल संदेश ही लिया जाता है। लोकोक्ति, अलंकार आदि का प्रयोग भी त्याग दिया जाता है। वाक्यों को संकुचित करके लिखा जाता है। संकुचित यानी कि जो भी पूरा वाक्य है उसको बन सके उतना छोटा लिखें, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। समझ गए। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से काम चलाया जाता है, जैसे कि मुहावरा हो गया, ठीक है। भाषा में चुस्ती और कसाव अपेक्षित है, जिससे संक्षेपण सरल, स्वाभाविक, सुंदर और प्रभावी लगे। इन बातों का कार्यालय में पत्रों, टिप्पणी, रिपोर्टों आदि को संक्षेप में लिखते समय भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो ये क्या हो गई, त्याग विधि। त्याग विधि में क्या आया कि आप कोई उदाहरण होता है वो छोड़ सकते हैं, जो आपके काम के शब्द नहीं वो छोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो आपका अनुच्छेद है उसका सार लिखते समय जो अनुच्छेद बोलना चाहता है, ठीक है, क्या संदेश दे रहा है हमें, वो अर्थ नहीं बदलना चाहिए आपके सार में, वो वैसे का वैसा ही आना चाहिए। बाकी के आप शब्द जो है वो हटा सकते हो, मुहावरे भी अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगी, पूरी त्याग विधि। सेकंड देखते हैं परिवर्तन विधि। तो इस विधि में मूल अवतरण की भाषा को ज्यों का त्यों न उतार कर कुछ परिवर्तन करना अपेक्षित है, ठीक है। जैसे कि संधि और समास का प्रयोग करके शब्दों को कम किया जा सकता है, राइट। उदाहरण के लिए पीला वस्त्र पहनने वाले कृष्ण भगवान, उसके लिए हम पीताम्बर शब्द यूज़ कर सकते हैं। पीताम्बर बोलो या श्री कृष्ण बोलो, पीले वस्त्र वाले, तो वो दोनों सेम हो गया। तो हम इस लाइन की जगह हम पीताम्बर शब्द यूज़ कर सकते हैं। या फिर राजा का पुत्र, तो उसके लिए हम राजपुत्र, तो यानी क्या हो गया, शब्द जो है वो छोटा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार कई शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर वाक्य को छोटा किया जा सकता है।
जैसे कि जो ईश्वर को नहीं मानता उसको क्या बोलेंगे हम, नास्तिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम ये ना लिख के इसको लिख सकते हैं, तो हमारा पैराग्राफ जो हमारा सार है वो हो सके उतना छोटा हो सकता है। या फिर जिस पर मुकदमा चल रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, अभियुक्त कहलाता है। अच्छे आचरण वाले को क्या बोलेंगे, सदाचारी। जो पढ़ा जा सके उसको क्या बोलते हैं, पठनीय। जो नहीं पढ़ा जा सकता या मतलब जो नया है पढ़ने के लिए उसको क्या बोलेंगे, अपठित। ठीक है, तो इस तरह से कई शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि मुहावरे का यूज़ करके हम अपने सार को लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जैसा अनुच्छेद में दिया गया है बिल्कुल हम वैसा ही लिखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या हो गया, परिवर्तन विधि। तो त्याग विधि और परिवर्तन विधि में आपको अंतर समझ में आ गया। उदाहरण के लिए देखते हैं कि अवतरण में आप रेखांकित शब्द को छोड़ सकते हैं और कुछ वाक्य का परिवर्तन करके संक्षिप्पण तैयार कर सकते हैं। इसे कैसे करते हैं कि सार संक्षिप्पण लिखते समय प्रायः हम प्रमुख बिंदुओं अथवा शब्द को रेखांकित कर लेते हैं और प्रमुख बिंदु को समेटते हुए संपूर्ण सामग्री को अपनी भाषा में 1/3 शब्द में लिखते हुए, परंतु सार लिखने की एक और विधि भी है। कभी कभी हम मूल सामग्री को पढ़ते समय विस्तार देने वाले छोटे शब्दों को हटा देते हैं और निरर्थक शब्दों को छोड़ भी देते हैं, यानी कि जो उदाहरण हो गए वगैरह हो गए उसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो इस नियमानुसार उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, उसको देखते हैं कि भारत का काव्य रूपी आकाश मंडल अगणित प्रभावपूर्ण जुगनुओं से दैदीप्यमान है, पर तुलसीदास का तेज उज्ज्वलता और चमत्कार से परिपूर्ण उनकी प्रदीप्त क्रांति और कीर्ति बढ़ चढ़कर है। वेश आकाश मंडल के असंख्य तारों के बीच मध्याह्न कालीन के प्रचंड मार्तंड के समान प्रकाशमान है। किसी ने कहा है कि तुलसीदास हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारी आगामी संतानों के लिए भी एक अनुकरणीय और अनुपम आदर्श है। जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का है उससे कहीं ऊंचा स्थान हम हिंदी साहित्य में तुलसीदास को देते हैं। क्यों न दे, ये कोरे कवि नहीं थे, वरन ये थे एक अद्वितीय चरित्र वाले कवि सम्राट, परमोच्च श्रेणी के महात्मा, राम के अनन्य भक्त थे, धर्म और नीति के पथ प्रदर्शक थे, दार्शनिक गंभीर तत्वों को सरल सरस और शब्दावली में समझाने वाले, उपदेशक एवं भविष्य के गर्भ में निहित घटनाओं को बतलाने वाले महात्मा थे। तो अभी हमने ऊपर के अनुच्छेद में लेखक ने जो कवि तुलसीदास के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है उसके बारे में देखा। ठीक है, तो इस अनुच्छेद में वो बोलना क्या चाहते हैं कि वे इस आकाश मंडल के असंख्य चमकीले तारों के बीच मध्याह्न कालीन प्रचंड मार्तंड के समान प्रकाशमान है। तो ये कहकर वह पहले वाक्य में वो अपनी बात की व्याख्या रखते हैं। ओके, एक वाक्य में लेखक ने शेक्सपियर का उदाहरण लेकर अपनी बात को साफ किया है कि जैसे अंग्रेजी साहित्यकार है शेक्सपियर, वैसे ही हिंदी में कौन है, तुलसीदास जी है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि उन्होंने 7वीं पंक्ति में उच्च प्रदर्शक कहकर तीसरी पंक्ति के भाव को दोहराया है और भाव को प्रभावी बनाने के लिए लेखक ने दूसरी पंक्ति में बढ़ चढ़कर होना मुहावरे का प्रयोग भी किया है। ठीक है, इसमें कथा नहीं है, हमने देखा ना, ये जो अनुच्छेद है वो एक कथा नहीं है। काव्य रूपी आकाश मंडल में जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में महान कवि शेक्सपियर का है उससे कहीं ऊंचा स्थान हम हिंदी साहित्य में तुलसीदास को देते हैं, इसका प्रयोग किया गया है। चौथे वाक्य में लेखक ने प्रसिद्ध कथन का उल्लेख किया है, बहुत अधिक विशेषणों का प्रयोग और क्यों न दे वाक्य लेखक की रचनात्मक शैली को दर्शाता है। ये छोटे छोटे ऐसे शब्द होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वाक्य की लेखक की रचनात्मक शैली को दर्शाने का काम करते हैं। इस तरह हमने देखा कि किस तरह किसी कथ्य में बहुत सी बातें मूल भाव से जुड़ी रहती हैं, जिनका उपयोग भावों को स्पष्ट करने के लिए या उसे प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। ओके, अभी
इसका जो मूल भाव है वो क्या है कि कवि तुलसीदास का प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करी जा रही है। तो इसे 3 बार पढ़कर हम ये कह सकते हैं इसका संबंधित भाव जो है वो कवि तुलसीदास के व्यक्तित्व की विशेषताएं, जैसे कि पथ प्रदर्शक बोला गया है, दार्शनिक बोला गया है, उनको राम के अनन्य भक्त बोला गया है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पिछले चरण में हम देखा है कि मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने कहाँ व्याख्या की है, कहाँ उदाहरण दिया है और कहाँ भाव को दोहराया है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए लेखक ने कौन कौन से मुहावरे, अलंकार और प्रसिद्ध कथन आदि का प्रयोग किया है और किस शैली का व्यवहार किया है। इसके बाद मूल भाव पर ध्यान केंद्रित कर हम भाव को स्पष्ट करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए प्रयुक्त तत्व को हटाकर विवरणात्मक अन्य पुरुष शैली में सार लिखते हैं। विवरणात्मकता का अर्थ क्या होता है कि हमें सार में केवल विवरण देना चाहिए, हमें संवाद या संबोधन आदि कौशल के स्थान पर अन्य पुरुष शैली में सार लिखना चाहिए। ओके, फिर ऊपर के चरणों में गुजरते हुए हम ऊपर आए तो अनुच्छेद का सार लेखन हम किस प्रकार लिख सकते हैं। जो अनुच्छेद अभी तुलसीदास का पढ़ा उसका सार लेखन हम कैसे कर सकते हैं कि विश्व साहित्य में शेक्सपियर के समान तुलसीदास का महत्वपूर्ण स्थान है। अभी इस लाइन को आगे अनुच्छेद वाली लाइन से कंपेयर करना है, तो आप जानोगे कि उसमें से जो मतलब जो ना काम की चीज़ें हैं, ना काम के शब्द है, उसको हटाकर जो वाक्य है उसको एकदम शॉर्ट बना दिया। ठीक है, फिर महाकवि तुलसीदास ने हिंदी काव्य में अनुपम रचनाएं दी है। वे कवि होने के साथ साथ चरित्रवान, अनन्य राम भक्त, महात्मा, दार्शनिक, धर्म और नीति के पथ प्रदर्शक, गंभीर बातों को सरल भाषा में समझाने वाले उपदेशक और भविष्य दृष्टा थे। तो जो एक एक लाइन में उनकी व्याख्या करी गई थी कि वो कैसे है, उसको यहाँ एक पूरी लाइन में ले लिया, यानी कि जो ज़्यादा शब्द थे, जो ना काम के शब्द थे, उसको हटा दिया। ओके, फिर सार संक्षिप्त का आकार मूल सामग्री का लगभग कितना होना चाहिए, 1/3। तो हमने देखा कि अनुच्छेद कितना बड़ा था और जबकि हमने उसको 4 लाइन में लिखा। सार हमने कितने लिखा, 48 शब्दों में लिखा। ठीक है, कितने, 48 शब्दों में लिखा। सार संक्षिप्त लिख देने के बाद हमें एक बार उसे पढ़कर देख लेना चाहिए कि उसमें कोई मुख्य बात आने से तो नहीं रह गई, यानी कि जो उसका मेन भावार्थ है, उसका मेन जो एम है, क्या कहना चाहते हैं, वो कहीं छूट तो नहीं गया हमसे, वो एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, और अनावश्यक बात तो नहीं आ गई, यानी कि जो नहीं आना चाहिए वो तो हमने नहीं लिख दिया। भाषा शैली भी दुरुस्त कर लेनी चाहिए, यानी कि हमें अपनी भाषा शैली, यानी कि जो हमने लिखा है उसको एक बार ज़रूर पढ़ लें, ताकि हमें कोई गलती हमसे होगी हो तो वो हमें नज़र में आ जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि पत्रों और टिप्पणियों का सार लेखन में सावधानी, सार लिखने में सावधानी। पत्रों, टिप्पणियों और रिपोर्टों का सार तैयार करने में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। पहले पत्र या टिप्पणी को ध्यान से पढ़ो, फिर यदि एक बार से बात स्पष्ट नहीं होती, यानी कि एक बार में आपको समझ में नहीं आता, तो आप उसे 2-3 बार और पढ़ो। ओके, क्योंकि यदि पत्र में दी गई बात ठीक से समझ में नहीं आती तो सार में भी गलती हो सकती है, जाहिर सी बात है। पत्रों में सरकारी नियम होते हैं, आदेश या पूर्व पत्रों का उल्लेख रहता है, तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि उनका सार बनाने से पहले उस सामग्री को ठीक से देख लिया जाए। ठीक है, सरकारी कामकाज है तो उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, अगर हम वो उसे ठीक से नहीं समझेंगे तो उसका सार कैसे लिखेंगे, और हो सकता है कोई ऐसी आवश्यक चीज़ हमसे छूट जाए तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है, राइट। तो इसीलिए यह ज़रूरी है कि उसका सार बनाने से पहले उस सामग्री को ठीक से देख लें, तभी सार ठीक और उपयोगी बन सकता है। यह तो आप जानते ही हैं कि फाइल के 2 भाग होते हैं, एक होता है पत्राचार वाला भाग और एक होता है टिप्पणी वाला भाग। पत्राचार भाग में मामले से संबंधित पत्र रखे जाते हैं और टिप्पणी वाले भाग में संबंधित टिप्पणियाँ होती हैं। ये टिप्पणियाँ ऐसे लिखी जाती है कि इनमें पूर्व टिप्पणियों का सार, जिन्हें हम पढ़े बिना ही आगे टिप्पण लिखा जा सके। यह भी आप जानते हैं कि कार्यालय का हर मामला टिप्पणियों की मदद से निपटाया जाता है, इसलिए टिप्पण लेखन में बहुत सावधानी की अपेक्षा होती है। अगर टिप्पण लेखन में छोटी सी भी चूक हो जाती है तो
कार्यवाही की पूरी दिशा ही बदल जाती है। तो सार लेखन के समय हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? फर्स्ट तो ये कि एक, दो या अधिक बार पढ़कर मूल सामग्री को समझना। जो मूल अनुच्छेद है उसको हम समझ लें, ठीक है। फिर क्या करना है कि सामग्री में जो व्याख्या, उदाहरण और भाव है या उनके भावों के जो दोहराव है उसको रेखांकित करना, यानी कि उनको एक अलग साइड पे लिख लो कि इतने उदाहरण दिए हैं, इतने व्याख्याएं हैं और इतनी बार इस वाक्य को दोहराया गया है किसी भी तरीके से। ओके। फिर मूल भाव को अलग कर कागज़ पर लिखो, यानी कि आपका अनुच्छेद कहना क्या चाहता है आपसे वो लिखो। मूल भाव और उससे संबंधित भावों के आधार पर विवरणात्मक अन्य पुरुष शैली में मूल सामग्री से लगभग 1/3 आकार में सार संक्षेपण लिखना, ठीक है। जैसे हमने आगे उदाहरण में देखा तुलसीदास वाले, तो हमने कैसे उसको एकदम हाफ में लिखा, 1/3 में, बिल्कुल वैसे। ओके। फिर लिखित सार को पढ़ना और देखना ही कहीं उसमें कोई मुख्य बात आने से रह नहीं गई। जब सार तैयार हो जाता है तो कोई मुख्य बात आने से रह नहीं गई, उसको एक बार चेक कर लो। आवश्यक होने पर सार का संपादन करना। संपादन मतलब सार में कोई मुख्य बात आने से रह नहीं गई तो उसे वापस जोड़ दो, ठीक है। यदि इसमें कोई दोहराव आ गया है तो उसे हटा लो और अपनी भाषा शैली को उपयुक्त व चुस्त बनाओ।